मुंबई एक ऐसा शहर जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देती है। लेकिन इसी मुंबई ने एक दौर ऐसा भी देखा था जब इसकी चमक के नीचे अंडरवर्ल्ड का गहरा अंधेरा छाया हुआ था और इस अंडरवर्ल्ड को माफिया और डोन्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। उस दौरान मुंबई मुंबई नहीं बल्कि बॉम्बे हुआ करता था। उस वक्त इस शहर में एक से बढ़कर एक डॉन उभर कर सामने आए। किसी ने बंदूक और गोलियों से दबदबा कायम किया तो किसी ने ड्रग्स, हफ्ता वसूली, स्मगलिंग और गोल्ड तस्करी के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कभी इसी मुंबई में एक डॉन ऐसा भी हुआ था जिसने खुद कभी किसी पर गोली नहीं चलाई, किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरे अंडरवर्ल्ड में उसकी तूती बोलती थी, तो शायद आपको यकीन ना हो। पर एक वक्त ऐसा था जब उसके इशारों पर दाऊद इब्राहिम, करीम लाला और वर्द राजन मुदलियार जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसके इशारों पर काम करते थे। स्मगलिंग वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक और पुलिस से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच थी। साथ ही उस दौर में उसे समंदर का बादशाह भी कहा जाता था। लेकिन आखिर वो डॉन कौन था और वो ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे समंदर का बादशाह कहा जाता था? इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। दरअसल ये कहानी है मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था, जिसका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कडलोर में एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। इसी वजह से 1934 में जब उसकी उम्र महज 8 साल थी तभी उसके पिता उसे लेकर मुंबई आ गए थे। यहां आकर उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान खोली, जिस पर मस्तान भी उनके साथ काम करने लगा। दुकान पर काम करने के दौरान वो रोज सड़क से गुजरने वाली बड़े बड़े लोगों की महंगी गाड़ियां और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को देखा करता था। ये सब देखकर उसके मन में भी पैसा वाला बनने की चाहत पैदा हो गई। लेकिन जिस साइकिल रिपेयरिंग वाले काम में उस वक्त वो अपने पिता के साथ लगा हुआ था, उस काम से लग्जरी लाइफ जीना तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि उससे तो उनका मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने और खाने का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकल रहा था। ऊपर से उन्हें गांव में अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए भी पैसे भेजने पड़ते थे। इन सब चीजों के चलते अपने पिता के साथ उस साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करते हुए मस्तान की जिंदगी के 10 साल कब गुजर गए, इसका उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन गरीबी और बदनसीबी अभी भी उनकी जिंदगी में ज्यों की त्यों ही थी। लेकिन इन सब के बीच जो एक चीज अच्छी हुई वो ये थी कि इस दौरान हाजी मस्तान ने अपने कुछ बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे। और एक दिन उन्हीं दोस्तों में से किसी एक ने उसे बॉम्बे पोर्ट पर कुल्ली का काम करने की सलाह दी, जहां उसकी उस साइकिल रिपेयरिंग वाली दुकान से कई गुना ज्यादा कमाई थी। ऐसे में मस्तान ने भी इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा और बॉम्बे पोर्ट पर कुल्ली का काम शुरू कर दिया। और यहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। पोर्ट पर काम करते हुए उसकी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका स्मगलिंग की दुनिया में काफी बड़ा हाथ था। लेकिन जिस पोर्ट पर मस्तान कुली का काम किया करता था, उसी पोर्ट पर एक शेर खान पठान नाम का एक गुंडा सभी कुलियों से हफ्ता वसूली का काम किया करता था। मस्तान ने जब इस चीज का विरोध किया तो धीरे धीरे शेर खान और मस्तान के बीच एक दुश्मनी पैदा हो गई, जिसके चलते एक बार मस्तान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शेर खान को ऐसा पीटा कि वो फिर कभी भी उस पोर्ट पर हफ्ता वसूली करता हुआ नहीं दिखा। इस घटना से इंप्रेस होकर उस पोर्ट पर काम करने वाले सभी कुली हाजी मस्तान को अपना लीडर मानने लगे और इसी पहली घटना से हाजी मस्तान का मुंबई का डॉन बनने का सफर शुरू हो गया था। इसके बाद एक बार फिर से उसके दोस्त के द्वारा उसे एक ऐसी सलाह दी जाती है जिसके चलते उसकी जिंदगी से पैसों की किल्लत हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। वो सलाह थी स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखने की। दरअसल उस टाइम पर भारत में गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगी चीजों पर भारी टैक्स लगता था, इसलिए इन्हें चोरी छिपे देश में लाया जाता था। मस्तान धीरे धीरे इस काम में शामिल हो गया और इसी दौरान उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई, जो एक बड़ा गोल्ड स्मगलर था। मस्तान ने उसके लिए काम करना शुरू किया और हर बार माल सुरक्षित बाहर निकालकर उसका भरोसा जीत लिया, जिसके बदले उन्हें हर डील में 10% हिस्सा मिलने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से ही उनके गोदाम पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जहां पर स्मगलिंग के जरिए लाया गया सारा इनलीगल माल रखा हुआ था। उस रेड के दौरान मस्तान तो किसी तरह से वहां से पुलिस से बच निकलता है,
लेकिन शेख मोहम्मद पकड़ा जाता है और उसे 3 साल की जेल हो जाती है। पर 3 साल बाद जब वो जेल से छूटकर बाहर आया तो उसे लगा कि मस्तान उसका सारा सोना लेकर भाग गया होगा। लेकिन मस्तान ने शेख मोहम्मद के जेल में रहने के दौरान न केवल उसके स्मगलिंग वाले सोने को सेफ रखा, बल्कि जेल से वापस आते ही उसे वो सारा सोना वापस लौटा दिया। इस चीज से इम्प्रेस होकर शेख मोहम्मद ने हाजी मस्तान को अपने स्मगलिंग वाले कारोबार में 50% का पार्टनर भी बना लिया और यही से हाजी मस्तान का नाम धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में शामिल होने लगा। कभी सड़कों पर पंचर बनाने वाला तो कभी कुली का काम करने वाला लड़का अब स्मगलिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग इज्जत से मस्तान भाई कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद मस्तान तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसने सुकुर नारायण, बखिया, वर्धराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे बड़े नामों से हाथ मिलाकर मुंबई में अपना नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। साथ ही मस्तान की सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी भी गोल्ड के अलावा ड्रग्स, शराब या हथियारों की स्मगलिंग नहीं की और ना ही कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आम पब्लिक को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। इसी वजह से अपने हाथों से किसी का कत्ल किए बिना ही वो बॉम्बे का डॉन बन चुका था। लोग उसके बारे में कहते कि हाजी मस्तान बेशक गुंडा है लेकिन शरीफ है। वो मालाबार हिल में बने अपने आलीशान बंगले की बालकनी में बैठकर सिगार का धुआं उड़ाता और समंदर में चलते जहाजों को ऐसे देखता जैसे पूरा का पूरा समंदर उसका हो। दौलत और शोहरत कमाने के बाद हाजी मस्तान ने मद्रास की सबीहा बी से शादी कर ली। सबीहा बी से उनकी 3 बेटियां हुई। इसी दौरान धीरे धीरे बॉलीवुड भी उभर रहा था। उभरते हुए इस बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री ऐसी थी जिसे आज भी हाजी मस्तान की अधूरी मोहब्बत माना जाता है। ये वो दौर था जब वो मधुबाला को दिल दे बैठा था। एक क्रिमिनल होते हुए भी वो मधुबाला के मासूम से चेहरे और दिलकश मुस्कान को देखकर एक आम शख्स की तरह उनके इश्क में डूब गया। कई दिनों तक उसने अपनी फीलिंग्स दिल में छुपाए रखी, लेकिन क्योंकि तब तक उसकी खुद की शादी हो चुकी थी और उसकी 3 बेटियां भी थीं, तो ऐसे में ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मधुबाला का क्रेज हाजी मस्तान के ऊपर कुछ इस कदर था कि सिर्फ मधुबाला की वजह से सिनेमा की रंगीन दुनिया से वो दूर नहीं रह पाया और तब तक सिनेमा का ये दीवाना अंडरवर्ल्ड का वो किंग बन चुका था जिसके एक इशारे पर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स भी तैयार खड़े रहते थे। मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड तक सब कुछ देखा, लेकिन इश्क में हार उसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। उन दिनों हाजी मस्तान का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं बल्कि पावर और नेटवर्किंग के खेल में भी उसका कोई जवाब नहीं था। साथ ही राजनीति में भी बड़े बड़े नेताओं से उसके अच्छे रिश्ते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हाजी मस्तान का धंधा काफी तेजी से बुलंदियां छूता रहा। कई साल बीत गए, लेकिन उसे कभी भी स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वो समय समय पर पुलिस और कस्टम अफसरों को महंगे तोहफे देता, जिससे वो उसके गुनाहों पर चुप्पी साध लेते। और अगर कभी कोई अफसर इन तोहफों को ठुकरा देता और उसके काम में अड़चल डालने की कोशिश करता, तो हाजी मस्तान उसका ट्रांसफर करवा देता था। पर इसी दौरान साल 1975 में देश में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई और इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इस दौरान जहां विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया, तो वही हाजी मस्तान को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत स्मगलिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। ये हाजी मस्तान की जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ था कि जब उसे जेल जाना पड़ा था। हालांकि इस दौरान उसने अपनी रिहाई के बदले इंदिरा गांधी के सामने काफी भारी रकम की भी पेशकश की थी, पर उसकी इस बात पर गौर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसे 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जिन्हें सब जेपी कहते थे। जयप्रकाश नारायण से हुई मुलाकात के बाद मस्तान ने पहली बार यह महसूस किया कि उसकी आलीशान जिंदगी जयप्रकाश नारायण की शख्सियत के सामने कितनी छोटी है। जेपी की बातों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने जेल से रिहा होते ही स्मगलिंग की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी के दौरान मस्तान ने कई विपक्ष के नेताओं को पुलिस से बचने और भगाने में मदद की थी, इसलिए बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस पर कोई केस नहीं चलाया गया। इसके बाद जेपी के कहने पर मस्तान ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई।
लेकिन फिर भी उसने कभी ड्रग्स, शराब और हथियारों की स्मगलिंग नहीं की थी। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चाहे वो शरीफ सही, पर असल में एक गुंडा ही था जिसने गैरकानूनी तरीके से दौलत और शोहरत कमाई थी। जब तक उसकी पकड़ थी, अंडरवर्ल्ड उसके उसूलों से चलता रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसके दोस्त वरदराजन की मौत हो चुकी थी और करीम लाला भी अब मुंबई में अपना बिजनेस नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उस वक्त तक मुंबई में धीरे धीरे नए माफिया पनपने लगे थे, जिसकी वजह से उसके कारोबार में मुंबई के अंदर काफी अड़चनें आने लगी थी। और ऐसे ही माफियाओं में से एक दाऊद इब्राहिम भी था। हालांकि दाऊद पहले तो मस्तान गैंग का ही मेंबर था, लेकिन आगे चलकर उसने हाजी मस्तान के गैंग को छोड़कर खुद का एक अलग गैंग बना लिया। ऐसे में जब गैंग के सभी मेंबर अलग होकर अपनी अपनी अलग गैंग बनाने लगे, तो हाजी मस्तान धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि अब उसकी गैंग में बहुत कम लोग बचे थे और जो बचे थे वो किसी काम के नहीं थे। ऐसे में धीरे धीरे दाऊद ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया और हाजी मस्तान की बादशाहत का अंत हो गया। फिर साल 1994 में हाजी मस्तान की मौत हो गई और इस तरह मुंबई को अपनी महबूबा कहने वाला और खुद को समंदर का बादशाह कहने वाला शख्स इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।